Hello, hi guys, welcome to Vinayak Believers classes. How are you all? Students again, मैं एक साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के साथ फिर से आपके साथ और कल मैंने एक वीडियो डाला था, साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट था वो, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। आज फिर क्वेश्चन सेट लेकर आई हूँ साइकोलॉजी, तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 से। कल हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, आप इसे 11 क्वेश्चन मान के चलिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, ये पूछ रहा है कि सामान्य मतलब जनरल जो स्टेजेस होती है मैच्योरिटी की, उससे पहले अगर ट्रेनिंग दी जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ए ऑप्शन में आता है आपके सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी है या हानिकारक है, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का उपयोग किया गया है। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अगर सामान्य जो परिपक्वन है, सामान्य मैच्योरिटी की जो स्टेजेस होती हैं, अगर उससे पहले ट्रेनिंग दी जाए तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की का मेथड यूज़ किया जा रहा है, वो लाभकारी होगा या हानिकारक होगा, बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मेथड यूज़ किया जा रहा है ट्रेनिंग में, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 1 साल के बच्चे को अगर हम चाहें कि हम पेंसिल का ग्रिप करना सिखा दें तो हम नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी मसल्स इतनी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं कि वो पेंसिल की ग्रिप बना पाए। तो हम सब जानते हैं कि हर जो किसी भी चीज़ की जो ट्रेनिंग है वो एक सामान्य परिपक्वता पर आती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना लाभकारी है, कितना हानिकारक है, आप उसमें क्या मेथड यूज़ किया जा रहा है। सो ये बात इसके अंदर आ जाती है सामान्य परिपक्वन में। तो इसका राइट आंसर आपके आ जाता है आंसर नंबर डी। सो राइट आंसर नंबर डी, लाभकारी है या हानिकारक है, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि किसी को भी कोई भी ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी सिखाना है, तो ये पूरी चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सेकंड क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। विकासात्मक कार्य और उत्तर बाल्यावस्था की बात हो रही है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। फ्रेंड्स, हम जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था में अगर विकास की बात हो रही है, विकास के कार्य की बात हो रही है, तो उसमें बालकों के लिए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना भी जरूरी है, उपयुक्त है उसके लिए। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी जरूरी है। वो पर्सनली हर काम के लिए खुद पर डिपेंड हो जाता है, अपना काम वो सब खुद करना शुरू कर देता है, ये भी उपयुक्त है। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना भी सीख जाता है और सीखता है, क्योंकि स्कूल जाता है तो ग्रुप्स में रहता है, अपने सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो खेलता है, तो एडजस्टमेंट भी करना सीखता है, तो ये भी उपयुक्त है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था के कार्य में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को पुरुष या स्त्री पे उनका सोशल क्या रोल है या क्या नहीं है, उसको उस वक्त प्राप्त करना उनके लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए राइट आंसर आता है आपके ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ की बात हो रही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें सत्य को नहीं है को देखना है, जो ट्रू नहीं है। चलिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट की जो भी स्टेजेस आती हैं उसके अपने जोखिम होते हैं, अपने खतरे होते हैं। बी ऑप्शन में आ रहा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। चलिए इस पर बाद में बात करते हैं। सी, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है।
और डी ऑप्शन आता है आपके विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। सो विकास के से रिलेटेड बात हो रही है तो उसके अंदर कौन सा कथन सत्य नहीं आएगा। देखिए प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये विकास में आता है, सही है। सी ऑप्शन में देखिए विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ जो भी कल्चर है अगर उनमें चेंजेस आते हैं तो इसमें भी विकास प्रभावित होता है। उसके अलावा आपके आता है डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। जब डेवलपमेंट होता है हर स्टेज में उसके अपनी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, हर स्टेज में अलग अलग तरह का विकास भी होता है। लेकिन एक कथन सत्य नहीं आ रहा, वो आ रहा है आपके बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। तो विकास का उकसाने और बढ़ावा देने से ना होने के पीछे कोई भी रीज़न मतलब नहीं है। ये कथन जो आपका आ रहा है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, तो ये आपका ऑप्शन इसमें राइट आंसर में माना जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी गई है ये आपके सत्य नहीं है अगर विकास की बात हो रही है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कमजोर वर्ग के बालकों से क्या तात्पर्य है। यहाँ कमजोर वर्ग के बालकों की बात हो रही है तो उसका क्या मीन्स है। यहाँ कमजोर वर्ग के बालक में यहाँ फिजिकली वीक बच्चों की बात नहीं हो रही है, यहाँ आ रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। स्टूडेंट्स कमजोर वर्ग के बालक की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके इसके अंदर आता है डी ऑप्शन राइट है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित, गवर्नमेंट ने जो भी जिसके पेरेंट्स के लिए एनुअल जो इनकम रखी हुई है एक लिमिट, अगर उस वर्ग से उस कैटेगरी से नीचे अगर कोई किसी के पेरेंट्स आते हैं किसी बच्चे के, तो उस बच्चे को कमजोर वर्ग के बालक में माना जाएगा। तो उसका तात्पर्य यही है कि एक लिमिट जो है एनुअल इनकम की, अगर उससे नीचे के वर्ग में, मीन्स जैसे जो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर तय कर देती है, जैसे कि अभी आरटी का 2.5 लाख तक का किया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के बच्चों के एडमिशन्स लिए जाते हैं। ये उसकी बात चल रही है। ठीक है, आंसर नंबर डी इज राइट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ बात हो रही है विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है, तो कौन सा मेथड या कौन सा वे यूज किया जाए जो अधिक महत्वपूर्ण साबित हो। सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। देखिए इसके अंदर क्या आता है, अगर विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, अगर टीचर का रोल अच्छा नहीं है, टीचर का बिहेवियर स्टूडेंट के साथ अच्छा नहीं है, या किसी कारण से स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर भय है, हीन भावना है, डर है, उसके आसपास का वातावरण इस तरह का बना हुआ है, तो चाहे सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान हो, चाहे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे रुचियों की भिन्नता हो, तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होंगी जब तक कि बच्चे को एक तो टीचर का रोल उसके साथ, यानी कि टीचर का बिहेवियर बच्चे के साथ अच्छा हो, और जब तक उसका विद्यालयी जो वातावरण है वो अच्छा उसको नहीं मिलेगा, तो मेंटली बच्चा, उसका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा, उसके मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट होता है अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं होता या टीचर्स का उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। अधिक महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी आती है आपके, अध्यापक की भूमिका और विद्यालयी वातावरण। राइट आंसर इज डी। इसका राइट आंसर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। यहाँ आपके बात हो रही है मानसिक रूप से जो मंद हैं, मेंटली जो थोड़े स्लो हैं, उनकी में कौन सी विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये तो विशेषता है, क्योंकि जो मानसिक रूप से मंद होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है।
अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। और बी ऑप्शन आ रहा है धीमी गति से सीखना व दैनिक जीवन क्रियाओं को न कर पाना। ये भी मानसिक मंदता की विशेषता है, क्योंकि मेंटली जो बच्चा स्लो है वो अब कोई भी कार्य को थोड़ा स्लो सीखेगा, धीरे सीखेगा, और जो उसके जो डेली रूटीन की जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसको वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। सो ये भी एक विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई बिल्कुल होती है, क्योंकि वातावरण के साथ बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता, उसको थोड़ा मुश्किल हो जाती है, दिक्कत होती है, क्योंकि वो मानसिक रूप से मंद है। और डी ऑप्शन में आता है अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो अंतःवैयक्तिक संबंध का कमजोर होना जो है वो मानसिक मंदता की विशेषता का एग्जाम्पल नहीं है, ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। सो राइट आंसर आपके आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सिंपल क्वेश्चन, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए, समावेशित शिक्षा के द्वारा। अगर आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है तो आप सबको पता होगा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान कौन सा है, समावेशित शिक्षा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। आपको 4 तरह के व्यवहार दिए गए हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। तो बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। सो इसके अंदर आपके भावनात्मक बाधा की बात हो रही है, जो बच्चा या जो भी व्यक्ति इमोशनली सही नहीं है या उसको ऐसा वातावरण सही नहीं मिल रहा है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है तो वो बाल अपराध करता है। जैसे घर में सिंपल सा एग्जांपल है, अगर घर का वातावरण अच्छा बच्चे को नहीं मिल रहा, पेरेंट्स में अगर उनको झगड़ा देखने को मिल रहा है या उसको हर छोटी छोटी बात पर डांट मिल रही है, तो ऐसे जो बच्चे भावनात्मक रूप से क्या बोल सकते हैं, भावनात्मक रूप से वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, भावनात्मक उनकी भावनाहीन भावना आ जाती है उनमें, तो वो बाल अपराध भी करते हैं। कमज़ोरों को डराने वाला भी उनका रहता है और भगोड़ापन भी रहता है, क्योंकि हर चीज़ से भागना करना ये सब चीज़ें उनमें आ जाती हैं। लेकिन स्वालीनता, ऑप्शन नंबर डी, स्वालीनता एक डिजीज़ है, ऑटिज्म जिसको बोलते हैं। सो ये एक मेंटल डिजीज़ में आ जाता है स्वालीनता। ये इसका संबंध जो भावनात्मक बाधा से नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपके आ जाता है इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। अगर हमें कहीं एडजस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें एडजस्ट करना है तो कैसी परिस्थिति में हम एडजस्ट करते हैं। अगर हमारे सामने कहीं भी बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हम वहाँ एडजस्ट नहीं करते। समायोजन से तात्पर्य बताना है, परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। देखिए, हम समायोजन तभी करते हैं जब हमें अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। सो समायोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी परिस्थिति में। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर तनाव की विधियां पढ़ी हैं तो तनाव की विधियों में ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां बताई गई हैं। कौन सी प्रत्यक्ष विधियां होती हैं तनाव को कम करने की, कौन सी अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। सो इसके अंदर ये इन्होंने दिया हुआ है अप्रत्यक्ष विधियां। सो जब बच्चे को गुस्सा आता है वो खेलने के लिए चला जाता है
और वो तब तक खेलता है जब तक कि वो पहले जैसा महसूस नहीं करता। सो प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण। सो प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है अपना दोष किसी अन्य पर डालना, यानी कि कई बार होता है कि छात्र खुद अपनी जो असफलता है उसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं, उसको वो बोल देते हैं कि टीचर की अयोग्यता है, टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो ऐसा कई बार सुनने में आता है। विस्थापन होता है किसी का गुस्सा किसी पर निकालना, मीन्स कि आपने बच्चों को देखा होगा, कोई भी हो चाहे, तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, अगर किसी ने बॉस ने किसी कलीग को वहाँ डांटा है तो वो अपना गुस्सा क्या करता है, कलीग घर में आके निकालता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो बॉल को जोर जोर से पैर से मारते हैं, अपना गुस्सा उस पर निकालते हैं। तो ये होता है विस्थापन। सो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है विस्थापन। अब प्रतिक्रिया निर्माण क्या होता है? प्रतिक्रिया निर्माण आपके होता है कि असफलता अगर मिलती है तो उसमें प्रतिक्रिया करना, मीन्स कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना, सर्वश्रेष्ठ करके सफलता हासिल करना। सो उसके उलट प्रतिक्रिया करना। तो ये होता है प्रतिक्रिया निर्माण। और आपके इसमें उदात्तीकरण आ जाता है कि जब असफलता मिलती है तो उसी चीज़ को ना पाकर किसी अन्य चीज़ को पा लेना, वो होता है उदात्तीकरण। मीन्स सही मायने में असफलता मिलने पर किसी अन्य तथ्य को थाम लिया जाता है और अपने आप को संतुष्ट कर लिया जाता है। सो ये आपके तनाव के अप्रत्यक्ष विधियां जो हैं ये उनके आपको दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ साइकोलॉजी के, 10 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में। जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, कल की वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।